जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने अपने करंट 2023 जनवरी का स्टार्ट किया हुआ है, पिछला पार्ट हम डाल चुके हैं और ये जनवरी 2023 का पार्ट 2 है करंट का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एशियन पैसिफिक डाक संघ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई एशियन पैसिफिक डाक संघ है क्या। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि ये यूएनओ की एक विशेष एजेंसी है। यूएनओ की एक विशेष एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी। आपको मालूम भी होगा कि यूएनओ की बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करती हैं। तो यूएनओ की एक विशेष एजेंसी है। दूसरा आपके विषय में इसको ये भी याद रखना है कि ये एशियाई प्रशांत क्षेत्र, एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक संगठन है। आपको इसमें यह भी याद रखना है कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 देशों का एक संगठन है। हम आपको दिखाते हैं कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र, ये आपका भारत है और आप ये देख रहे हैं ये एशियाई प्रशांत क्षेत्र है और ये 32 देशों का एक संगठन है। आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो आप समझ गए होंगे कि एशियन पैसिफिक डाक संघ है क्या। स्थापना कब हुई? स्थापना आपको याद रखनी है कि 1 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय आपको याद रखना है, मुख्यालय कहाँ है इसका? बैंकॉक। और बैंकॉक की राजधानी, बैंकॉक राजधानी है कहाँ की? थाईलैंड की। ठीक है भाई, थाईलैंड। हम आपको दिखाते हैं थाईलैंड को। तो ये देखो, ये आपका इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और ये है थाईलैंड। तो थाईलैंड, आपको ये भी याद रखना है कि जो बैंकॉक है वो थाईलैंड का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। तो बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है इसका, एशियन पैसिफिक डाक संघ का? तो डाक सेवाओं के क्षेत्र में आपको बता देना है, डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, बढ़ावा देना। और जो 32 सदस्य देश हैं, जो 32 सदस्य देश हैं, सदस्य देशों में डाक सेवाओं को विस्तार देना, डाक सेवाओं को विस्तार देना, विस्तार देना और सुविधा उपलब्ध कराना। तो इसका उद्देश्य है डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग देना, बढ़ावा देना और 32 जो सदस्य क्षेत्र हैं, जैसा कि हमने आपको भी बताया, इनमें डाक सेवाओं का विस्तार करना और वहां पर सुविधाएं प्रदान करना। तो महासचिव, यही प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है आपका जनवरी से। तो करंट में ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है अपने आप में। कैसे? क्योंकि भारत का कोई सदस्य पहली बार एशियन पैसिफिक डाक संघ का नेतृत्व करने जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एशियन पैसिफिक डाक संघ के महासचिव कौन बने। तो आपको बता देना है विनय प्रकाश सिंह, विनय प्रकाश सिंह इसके
ध्यान रखना, इसका नेतृत्व करने कौन जा रहा है, तो पहली बार भारत से कोई सदस्य इसका नेतृत्व करेगा। और इनको कब चुना गया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तो आपको बता देना अगस्त सितंबर में 2022 में इसकी 13वीं बैठक में इनको चुना गया। ठीक है, विनय प्रकाश सिंह को चुना गया और ये अब 4 साल तक भाई अपने इस पद पर कार्य करेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं विनय प्रकाश सिंह की, आप याद रख लेना अगर रख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश में भाई चीफ पोस्ट मास्टर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो विनय प्रकाश सिंह पहली बार इसका नेतृत्व करने जाने हैं। विशेषता क्या है, तो यही प्रश्न बन जाता है कि पहली बार भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, पहली बार भारत का कोई सदस्य इसका नेतृत्व कर रहा है। तो यहां से प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है जो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये हैं आपके विनय प्रकाश सिंह, मैं ये भी बता दूं। ठीक है, तो ये नेतृत्व करने जा रहे हैं भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, तो भाई भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो सेवा बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, पूछा जाएगा किस राज्य में, तो आप कहोगे कोलकाता शहर में, कोलकाता शहर में। ठीक है, कोलकाता शहर में ये बनने जा रही है। परियोजना का नाम क्या है, तो परियोजना का नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना। और आपको ये भी याद रखना है कि भाई ये किसको देखकर बनाई गई है, ये जो कॉरिडोर परियोजना है, तो आप याद रख लेना कि लंदन पेरिस की तर्ज पर, लंदन पेरिस की तर्ज पर लंदन पेरिस कॉरिडोर परियोजना की तर्ज पर इसको बनाया गया है। अब प्रश्न आता है किस नदी में इसको बनाया गया है, तो किस नदी में, आप कहोगे हुगली नदी में। हुगली नदी, आपको मैं बता दूं पश्चिम बंगाल में गंगा की एक सहायक वितरिका है। ठीक है, गंगा की एक वितरिका है, उसको नाम दिया गया हुगली नदी। और विशेषता क्या है इसकी, तो आप ये याद रखना, विशेषता ये है इसकी कि जब सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी, सुरंग के अंदर 520 मीटर की दूरी को महज 45 सेकंड में तय किया जाएगा। तो ये इसकी विशेषता है भाई, याद रखना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा तो कहां दी जा रही है, कोलकाता शहर में। और हम आपको ये दिखा देते हैं कि भाई ये है आपकी वो, तो देखो हुगली नदी के अंदर ये एक सुरंग बनाई जा रही है और वहां से ये मेट्रो, ठीक है, आवागमन करेगी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1 वीक 1 लैब, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 1 वीक 1 लैब किस विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया, तो पहला प्रश्न यही बन जाता है, तो बता देना विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा इसको शुरू किया गया। राज्य, तो किस राज्य से इसका शुभारंभ किया गया, आप कहोगे नई दिल्ली। नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया।
शुभारंभकर्ता कौन थे? तो 1 वीक 1 लैब के शुभारंभकर्ता थे केंद्रीय मंत्री। तो इसके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की। और उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है इसका कि भाई भारत में तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को बढ़ावा देना, और नवाचारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विशेषता क्या है? तो विशेषता में आपको यह बताना होगा कि भाई जो भारत के अंदर, भारत में 37 विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये इसकी विशेषता में आप याद रखना। और विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, आपको ये भी याद रखना है CSIR, मतलब काउंसलिंग साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये भी याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। ठीक है, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन है भाई? ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न बनता है। तो PM इसके अध्यक्ष होते हैं, PM इसके अध्यक्ष होते हैं। और CSIR का उपाध्यक्ष कौन है भाई? तो आप ये याद रखना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। और बड़ा प्रश्न ये भी बन जाता है, इसके महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक आप याद रखना नल्ला थम्बी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है भाई, नल्ला थम्बी याद रखना। क्लाई सेल्वी, ये इसकी महानिर्देशक हैं CSIR। अब देखो हम आपको दिखा देते हैं, ये है CSIR का लोगो। ठीक है, और ये है आपकी महानिर्देशक, CSIR की महानिर्देशक नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। आपको ये याद जरूर रखना है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो ये रहा आपका वो प्रश्न। 1 वीक 1 लैब तो किसके द्वारा शुरू किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा। किस राज्य से इसका शुभारंभ हुआ? तो नई दिल्ली से इसका शुभारंभ हुआ। शुभारंभकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे। और उद्देश्य भारत में तकनीकी सफलताओं को बढ़ावा देना। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 2003 से इसको मनाने की भाई शुरुआत हुई थी। आयोजन स्थल कहाँ है? कहाँ इसका आयोजन किया गया 17वां प्रवासी दिवस का? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आपको बता देना है मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर?
तो आपको बता देना है कि भाई गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति, गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बता देना है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इरफान अली ये मुख्य अतिथि के तौर पर रहे थे। और कौन रहा था? तो आपको ये भी बता देना है कि सूरीनाम गणराज्य के, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति, तो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति ये भी आपको याद रखना है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रसाद संतोखी ये मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि भारत के विकास में, भारत के विकास में प्रवासी समुदाय की, प्रवासी समुदाय के कार्यों को चिन्हित करना, कार्यों को चिन्हित करना, ये इनका उद्देश्य है। अन्य जानकारी के आपके विषय में आप इस प्रश्न में ये याद रखना कि भाई क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस? तो याद रखना 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 में जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनको वे दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और यहां पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आजादी की लौ जलाई। तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बैली सस्पेंशन ब्रिज। बैली सस्पेंशन ब्रिज बड़ा अच्छा प्रश्न है। बैली सस्पेंशन ब्रिज, पहले ये बताओ कि बैली सस्पेंशन ब्रिज होते कैसे हैं? तो पता होना चाहिए, नदियों पर सबसे ज्यादा यही बनाए जाते हैं। बैली सस्पेंशन ब्रिज कैसे होते हैं? इसमें ये होता है कि नदी में एक भी पिलर नहीं खड़ा किया जाता, दोनों छोर को मिलाया जाता है। इसमें केबल और डेक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आइए, बैली सस्पेंशन ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में इसको बनाया गया भाई। और नदी तो आप बता दोगे चिनाब नदी पर, सिंधु नदी तंत्र की नदियों में से एक है भाई चिनाब नदी। निर्माणकर्ता कौन है? तो आपको बता देना है BRO, सीमा सड़क संगठन द्वारा ये बनाया गया है। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो भाई हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ ने इसका उद्घाटन किया और भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, अन्य जानकारी इसके विषय में क्या है? तो बैली सस्पेंशन की जानकारी ये है, अन्य जानकारी में ये याद रखना कि इसमें नदी के अंदर कोई पिलर नहीं खड़ा किया जाता। और इसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भाई ये 60 साल पुराना ब्रिज था। ये नहीं कि ये अभी बना है, ये 60 साल पुराना ब्रिज था और 60 साल पुराना ब्रिज था। तो मतलब असुरक्षित घोषित कर दिया था इसको यातायात के माध्यम से। तो 45 दिनों के अंदर, 45 दिनों में इसे पुनर्निर्मित कर दिया गया भाई, पुनर्निर्मित कर दिया गया, दोबारा बना दिया गया। और इसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी और याद रखनी है कि ये शहर रामबन को
रामबन को जिला प्रशासनिक मैत्रा रामबन से जोड़ता है, मैत्रा रामबन से जोड़ता है। तो ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी बैली सस्पेंशन ब्रिज से। और ये इसकी एक विशेषता और याद रखो भाई, 40 टन इसकी भार क्षमता है और ये 240 फुट ऊंचा है भाई, 240 फुट ऊंचा। तो हम आपको दिखाते हैं रामबन ब्रिज को। ये देखो, ये है आपका बैली सस्पेंशन ब्रिज जो रामबन जिले में बनाया गया है, चिनाब नदी पर बनाया गया है। और इसकी विशेषता यही है कि भाई इसमें नदी के बीच में कोई पिलर विलर नहीं खड़ा किया जाता, सिर्फ एक छोर से दूसरे छोर को मिलाया जाता है, डैग और केबल की सहायता से इसको पुल को बनाया जाता है। और नदियों पर सबसे ज्यादा पुल इन्हीं को ही यही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके विषय में भाई आपको इतनी जानकारी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा दूसरा पार्ट 2 था जनवरी करंट का, और मैं पूरे जनवरी की आपको 4 से या 5 पार्ट बनाऊंगी, तो आप लगातार देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।